नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। एमएसएमई देश का वो सेक्टर है जो जीडीपी में 29% का योगदान करता है, साथ ही साथ रोजगार का भी एक सबसे बड़ा जरिया है। 2024 तक सरकार के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मिशन को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50% तक करने की जरूरत है और यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में कोविड-19 के कारण इस सेक्टर की जो तस्वीर बदली है उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए। जी नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसे लेकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और आपके राज्य में राज्य से 14% जो एमएसएमई सेक्टर का पोर्शन है वो 14% आपके राज्य से आता है। सर, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठा रही है? 14% से बढ़ाकर इसे कितना आगे किया जा सकता है? सर देखिए, हम लोगों का जो 14% है वो 90 लाख एमएसएमई के आधार पर है और पिछले 4.5 साल में हम लोग ने 75 लाख और एसएमई उसमें जोड़े हैं और इस जो 75 लाख एसएमई जो जोड़े हैं उनको 2.5 लाख करोड़ का उनको ऋण भी दिया है, उपलब्धि करवाया है और साथ ही साथ इस सेक्टर के अंदर जो एक रोजगार है वो 2 करोड़ के ऊपर रोजगार भी इसमें उत्पन्न किए हैं। तो ये हमारा जो है इसमें हमेशा वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई पॉलिसी है उसके अंदर आप 72 घंटे के अंदर आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत आपको एनओसी मिल जाती है इसके अंदर कार्य करने की। हम लोगों की जो स्कीम्स है उस स्कीम्स के अंदर भी ओडीओपी एक विशेष स्कीम है, यहाँ तक कि जो स्किल डेवलपमेंट के आधार पर कौशल विकास जिसके पास है उसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, जिसके अंदर छोटे छोटे जो होते हैं उनके लिए भी ध्यान दिया है, जैसे बढ़ई है, आपका मोची है, नाई है, धोबी है, इन सब के लिए हलवाई है, इन सब के लिए भी एक विशेष स्कीम लेकर आए हैं कि ये भी अपने आप को आने वाले समय में जो चीजें उनकी जो एक पुरानी चली आ रही थी उसमें भी नई व्यवस्था के आधार पर, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर उन लोग काम कर सके। तो अन्य चीजें करवाई जा रही हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर है उसने एक वृद्धि देखी है और लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। सिराज जी, आपने उन तमाम स्कीम्स की बात की जो उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर पर छोटे तबके के जो व्यापारी है उनके लिए लेकर आई है, लेकिन सर मैं एक बार दोबारा से टच अपॉन करना चाहूंगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत इससे छोटे कारोबारियों को कैसे फायदा होगा, अगर इस पर आप नजर डाल सके तो। देखिए, ये एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी की ये योजना थी जो 2018 में उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। इस स्कीम के तहत जितने भी जनपद है, 75 हमारे जनपद हैं, हर जनपद में एक विशेषताएं हैं जो और वहां के उत्पाद होते हैं, उन उत्पाद को जो है उसको और ये उत्पाद वो है जो परंपरागत है, ये नहीं है कि जो आज शुरू हो रहे हैं, कोई 500 साल है, कोई 1000 साल का है, उनके जो एक शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, उनकी जो हुनर है, हुनर तो है मगर ये एक प्रकार से जो इसका जो ट्रेड है वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर इतनी रुचि नहीं है। रुचि का कारण एक ही है, मार्केट नहीं है। तो उसको पहले उस ट्रेड को रिवाइव करना, रिवाइव करने के साथ साथ उनको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन के साथ उनको बेहतर टेक्निक के साथ उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण करवाना और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग करके उसको फिर से
नए शेप में उस प्रोडक्ट को आज मार्केट में लॉन्च करना और उसके लिए प्रचार प्रसार में जितना भी एक खर्चा आता है वो भी करवाना, और इन लोग को फिर इसी प्रकार से हम लोग ने जुड़ना शुरू किया। और आज ये एक ऐसा स्कीम है जिसकी चर्चा खाली अब हम लोग के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने बजट में ही नहीं करते हैं। आज ये देश में ही नहीं, हर विश्व के काफी कोनों में इसकी अब चर्चा होने लगी है, और एक प्रकार से इसकी हम लोग ने जीआई टैगिंग भी शुरू कर दी है। और आज ही सुबह कार्यक्रम था जिसमें भारत सरकार की तरफ से इंडियन पोस्टल सर्विस ने 75 जनपद जो हमारे हैं, 75 जनपद के अंदर जो 75 हमारे ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए उन्होंने एक स्टैंप और कवर पेज मतलब एनवेलप बनाया है उसी जनपद का, उसी उत्पाद को या उसी ओडीओपी को लेकर। तो ये एक बड़ी चीज हो रही है। तो इसमें लोगों को जुड़ते हैं और लोग अब महसूस कर रहे हैं कि इससे लाभ भी है, और इनकी जो एक व्यय था वो भी इन लोग को, और उनकी आमदनी भी अब बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थ सर, क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत? कैसे जो छोटा तबके का व्यापारी है वो कैसे जुड़ सकता है स्कीम के तहत? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पहले सर्वे करवाया। सर्वे जो एजेंसीज हैं जो भारत की और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं, उन कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करा। उन लोगों को अनेक डिस्ट्रिक्ट्स दिए। उन्होंने वहां से इस सर्वे के आधार पर वो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई। प्रोडक्ट लिस्ट बनवाने के बाद इन लोगों की जो स्कीम है उसके लिए प्रोत्साहन के साथ साथ जो स्कीम हम लोग ने बनाई उसका प्रचार प्रसार और उनको एक प्रकार से जागरूकता अभियान पूरा कराया गया। हम लोग ने राज्य सरकार की टीम, हमारी जो एमएसएमई के अधिकारी लोग हैं, उसके बाद फिर उन लोग को हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। और उसके अंदर उदाहरण के लिए अब चिकन करी है वो आपका लखनऊ से आता है। जरी जरदोशी का जो कार्य है वो आपका बनारस, मऊ और ये सब एरिया है। कारपेट का आपका मिर्जापुर और भदोही में है। फिर आपको संज्ञान नहीं होगा, पीलीभीत के अंदर जो बांसुरी बनती है उसकी बड़ी भारी एक्सपोर्ट मार्केट है। आज वहां से अब एक प्रकार से 1 करोड़ का भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अब वो एक्सपोर्ट 16 से 17 करोड़ का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सिद्धार्थनगर हम लोग का एक चावल आता है जिसको कहते हैं काला नमक चावल। वो चावल जो है उसका व्यापार खत्म हो गया था। ये पूरे के पूरे फार ईस्ट के अंदर चाइना, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इसके अंदर स्टिकी राइस के नाम से जाना जाता है। ये चावल पहले बहुत मात्रा में, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने साथ इसको लेके गए थे, तो वो वहां पे बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ था। अब उसको फिर रिवाइव किया है। आज वही जापानीज और सिंगापुर का डेलीगेशन आता है, तो जो 60 रुपए किलो बिकना लगा था वो चावल आज 600 रुपए किलो में एक्सपोर्ट हो रहा है। उसी प्रकार से ब्रास इंडस्ट्री को रिवाइव किया मुरादाबाद में। प्रयागराज आप चले जाइए तो मूंछ को किया, जो बास्केट्स बनते हैं। तो ये अनेक हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है, उन सबको हम लोग ने डेवलप किया है। सर, इस तरफ तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कोविड के कारण इन छोटे उद्योगपतियों की जो स्थिति थी उसमें उसे पार पाने में या उस मुसीबत से निकलने में थोड़ा सा इन व्यापारियों को परेशानी हो रही है, समय लग रहा है। सर, ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो आपकी तरफ से आपने देखा कि इन छोटे व्यापारियों को आ रहे हैं, और क्या सरकार कुछ इसी तरह की स्कीम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं उनके लिए भी लेकर आएगी? केंद्र सरकार ने एमएसएमई के अंदर जो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, उसके अंदर उत्तर प्रदेश ने ही 4,28,000 ऐसे एमएसएमईज को जो इस क्रेडिट गारंटी स्कीम का उसको लाभ दिलवाया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक एमएसएमई सारथी बनाया, जिन लोगों के उसके अंदर मेरे ख्याल से 3,500-4,000 एप्लीकेशंस आए, ऑनलाइन आए,
उसका निस्तारण किया है। कुछ बैंकों के साथ उन लोगों का फिर से जो था उसको फिर से हम बैंक में उन लोगों के प्रपोजल्स गए हैं। प्रपोजल्स करने के बाद उनकी फिर से एक प्रकार से रीफाइनेंसिंग पूरी करवाई गई है। तो ये सब चीजें जो है कंटिन्यूस हम लोग ने करवाया है। कुछ बिजली के जो दर तो नहीं, बिजली के कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं क्योंकि यूनिट्स चले नहीं तो उनको माफ करवाया है। और जो लेबर थी वो लेबर को हम लोगों ने जाने नहीं दिया और उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण दिलवा के किसी और काम में ही व्यस्त रखा। तो ये जो जितनी चीजें हैं और जो होता है, कोविड महामारी तो है ही है, कठिनाई तो आएगी, मगर इस कठिनाई को झेलने में सरकार ने बहुत मदद भी करी। एक जो ऑनलाइन सर्विस पोर्टल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज उस पर आई, सवाल जवाब पूछे गए और उसमें सरकार ने मदद की, साथ ही साथ वो लेबर सर जो कोविड के दौरान वापस अपने गांव शहर पहुंच गया था उसे कैसे रिटेन करने की कोशिश यहां पर राज्य सरकार ने की है। सर ऐसे में अब जो लेबर रुका हुआ था वो वापस एक बार फिर काम पर लौट रहा है। ऐसे में क्या कोई नई स्कीम या फिर कुछ नया राज्य सरकार मॉनेटरी टर्म्स में इन लोगों के लिए करने वाली है या कर रही है जिससे ये वापस एक बार फिर अपनी जगह से वापस अपने गांव से ना लौटे शहरों की तरफ और राज्य सरकार को भी फायदा मिले ज्यादा से ज्यादा? राज्य सरकार ने पहले तो उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो आए हैं। प्रवासी मजदूर विशेष रूप से कहाँ से आए? दिल्ली, मुंबई और राजस्थान, पंजाब, ये सब एरिया से आए वापस। जब यहाँ से आए तो उन लोग की हम लोग ने मैपिंग करी। मैपिंग करके उन लोगों का फिर उनके उसके स्किल के साथ उन लोग को फिर हम लोग को कोई आवश्यकता पड़ रही थी तो उनकी ट्रेनिंग करी, उनको स्टाइपेंड दिया। इन लोगों में से जो लोग और अनस्किल्ड थे तो उनको मनरेगा के योजना से जोड़ा। 1 करोड़ का मैंडेट के ऊपर मनरेगा के इन लोगों के जो आए थे उन लोगों को जोड़ा पूरे कोविड के दौरान। उदाहरण के लिए मैं देता हूं क्योंकि मैपिंग करी थी हम लोगों के, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई 6000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो थे वो कोविड के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि एक्सपोर्ट अलाउड नहीं हो रहा था। उसके अंदर विशेष बात करके 3000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की हम लोग ने, मतलब जितने खुल सकते थे यूनिट्स खुलवाए, उसमें से 6000 में से 3000 एक्सपोर्ट गया, ऑर्डर्स गए। मैं उसके लिए उनको जो टेलर्स चाहिए थे, क्योंकि टेलर्स कुछ तो गांव भी हमारे वाले भी जो चले गए थे वापस, मगर जो लोग आए थे प्रवासी टेलर्स बाकी प्रदेश से, वो उन लोगों को क्योंकि हमने मैप करा हुआ था, वो हम लोगों ने जो एपरल एसोसिएशन है उन लोग को हमने लिस्ट जमाई, उन लोगों ने फिर उसकी व्यवस्था करी, हमने भी मदद करी और उसमें से कोई 80,000 ऐसे जो टेलर्स थे उन लोग को वहां पे नौकरी भी मिली। तो इस प्रकार की अन्य चीजें राज्य सरकार ने करी है जो कि फैसिलिटेटर का एक रोल होता है, वो हम लोग ने कोविड के दौरान जरूर निभाया। सिद्धार्थ जी, इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि डिजिटाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर हमने कई लोगों से बात की, केंद्र सरकार जो है वो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम्स कर रही है, लेकिन सर गांव देहात में देखा जाए तो अभी भी उस तरह का डिजिटाइजेशन नहीं है जितना आपको शायद शहरों में देखने को मिल जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार गांव गांव तक डिजिटाइजेशन जो है वो बढ़े, जो छोटे व्यापारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइज हो जाएं और डिजिटाइजेशन का प्रयोग करें अपने बिजनेस में, इसके लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, इसके अंदर अभी हम लोगों ने पहले तो अपने ही ऑफिस को, जितने भी हमारे जिला उद्योग केंद्र हैं, उन सबको हम लोग ने ऑनलाइन अपने हेडक्वार्टर कानपुर से जोड़ा है।
हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम जो निवेश मित्र पोर्टल है उसको लागू करा है। उसी के तहत आप नए यूनिट्स खोल सकते हैं। एनओसी का भी जो व्यवस्था है उसके अंदर भी एनओसी 72 घंटे में ऑनलाइन दी जा रही है। फिर आपके जितने आपके बैंक के साथ जो एसएलबीसी के साथ जितने भी हम लोग के कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो सब ऑनलाइन उनके प्रपोजल जो आते हैं उसकी स्क्रूटनी के बाद उन लोग को एसएलबीसी बैंक के साथ जोड़ा जाता है जिससे लोन मिलता है। तो ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो है वो पूरी ऑनलाइन है। और साथ ही साथ जो अब हम लोग के यहाँ अकाउंटिंग की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जीएसटी की व्यवस्था जो है उसके लिए भी मतलब क्लाउड का सॉफ्टवेयर लेते हुए हम लोगों ने उसमें 20,000 अभी एक फ्रेश ट्रेन करके लोगों को एमएसएमई सेक्टर में लोगों को उससे जोड़ा है। और ये भी 2 महीने पहले ही शुरू किया है। तो इन लोगों को कंटिन्यूसली हम लोग का प्रयास है कि ये भी डिजिटाइजेशन या डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पर भी राज्य सरकार का ध्यान काफी ज्यादा है। आप खुद इस तरह की बातचीत पहले भी करते आए हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले महीनों में। देखिए, हम लोगों ने पहले से ही सेक्टोरल पॉलिसीज लेकर आए हैं। उसके पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब बहुत ही बेहतर कर दी गई है और उसी का कारण है कि निवेश होना शुरू हुआ है। कहीं हम लोग के इन्वेस्टर समिट में 4,28,000 के करोड़ के एमओयू होते हैं तो वो 3 लाख आज जमीन पे, उसमें से 1,68,000 तो जो है वो ऑलरेडी इन मतलब इट्स ऑलरेडी फुली ग्राउंडेड जो कहते हैं। और बाकी जो है वो अब उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया, जैसे है किसी का लाइसेंस मिल गया है, किसी ने जमीन खरीद ली है, ये सब चीजें हो रही हैं। बाकी जो है 3 लाख के ऊपर जो है काफी उसमें से प्रपोजल्स में ऐसा दम नहीं था, एमओयू जरूर करा गया था तो, या किसी ने कुछ विड्रॉ कर लिया है। तो इस प्रकार की हमारा है सक्सेस रेट बहुत हाई है। जबकि मैं गुजरात से भी कंपेयर करूं तो उससे भी बहुत ज्यादा हमारा एमओयू टू कन्वर्जन पे हम लोग का रेट हाई है। हमारी जो नीतियां हैं उससे आज अन्य सेक्टर्स में आप देखेंगे, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, हम लोग का नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे एक प्रकार से हब बनता जा रहा है। अप्रैल के अंदर हम लोग के अप्रैल पार्क्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग के एमएसएमई पार्क जो है, क्योंकि हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी को भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। और हम लोगों का जो एक गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज चल रही है, हर एक्सप्रेसवे के साथ एक तो एक्सप्रेसवे जो कहावत है वो सही है, it's not the country or the state which makes the road, it is always the road which makes the state, or you can say the country। तो ये जो कहावत है ये सही है। तो एक्सप्रेसवे का एक जाल है। हमने जो एक प्रकार से जो एक एक्सप्रेसवे के साथ, क्योंकि यूपी स्टेट इतना बड़ा है तो आपको कनेक्टिविटी जो है उसके अंदर कनेक्टिविटी और बेहतर चाहिए। तो एयर कनेक्टिविटी वाज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। तो हम लोग के 11 लो फ्रिल एयरपोर्ट्स में से 7 तैयार हो गए हैं, बाकी तैयार हो रहे हैं। जहां पे वाराणसी और लखनऊ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, हम लोग 2 एयरपोर्ट और ऐड कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। एक अब अयोध्या तैयार होना शुरू हो गया, कुशीनगर का ऑलरेडी लॉन्च हो गया, जेवर का टेंडर हो गया, आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो इस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो निवेश करने में पॉलिसी के साथ इन सब चीजों को मदद करता है। मगर इसके साथ साथ सबसे एक आवश्यक जो चीज है जो पैरेलली हम लोग को करा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है आपका जो क्वालिटी ऑफ एचआर है।
तो जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट, उस पर फोकस होना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट कैन नॉट बी जो पहले से चला आ रहा है कि आईटीआई कर दिया, उसके जो कोर्सेज हैं, वी हैव टू मूव टुवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव टू मूव टुवर्ड मेनी अदर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, एनालिस्ट तैयार करने। तो ये सब भी हम लोग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उसको भी हम लोग लेकर आगे जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत सारी अहम बातें आपने यहाँ पर कही। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, साथ ही साथ स्वरोजगार संगम को लेकर जो ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है उसकी भी बात की, स्किल इंडिया की भी आप बात कर रहे हैं। सर, आखिर में बस आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर मैं 5 ईयर प्लान तो बहुत दूर है, लेकिन मैं अगर आपसे 1 ईयर या 2 ईयर प्लान इस सेक्टर में समझना चाहूँ और जानना चाहूँ, आपकी इच्छा क्या है? आप उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को, फिर चाहे एक्सपोर्ट्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट भी उसके भीतर आता है, मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर भेजने के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? मेरी एक्सपेक्टेशन एक ही है कि जो मैं कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मैं कहता हूं, द मॉन्क विद द इकोनॉमिक मॉडल। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, उनका जो एक आर्थिक विचार है, आर्थिक उनकी जो सोच है और वो जो मॉडल है, उसको मैं आने वाले समय में एमएसएमई और निवेश और निर्यात के माध्यम से उसको पूर्ण रूप से जमीन पे उतार दूं, जिससे उत्तर प्रदेश जो है वो आने वाले 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और उम्मीद और दुआ आपके लिए यही है कि जो सपना आपने देखा है उत्तर प्रदेश के लिए वो बहुत जल्द से जल्द पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में। सिद्धार्थनाथ सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कई अहम पहलुओं को उन्होंने छुआ, साथ ही साथ सरकार की आने वाले सालों की क्या कुछ योजनाएं हैं एमएसएमई सेक्टर को लेकर, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर, इन सब पर उन्होंने यहाँ पर बातचीत की। तो खास पेशकश में फिलहाल मेड इन इंडिया में इतना ही। दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात आपकी एक बार फिर कराएंगे एक और खास मेहमान के साथ। नमस्कार।